हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाते हुए और इन स्लाइड्स को बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएं, हर एक फॉर्मूला आपका अच्छे से कवर हो जाए, रिवाइज हो जाए, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए इस चैप्टर में वो भी इस वीडियो में अच्छे से कवर हो जाएं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स वीक हैं तो आप इस वीडियो को देख लो और आपके वो कॉन्सेप्ट्स, वो न्यूमेरिकल्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और आप एग्जाम में उनको कर पाओगे। लेकिन आप तभी कर पाओगे अगर आप इनको मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो, अगर आप जल्दबाजी में हो तो दैट इज अदर थिंग, लेकिन अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप इसको सिर्फ देखो मत, आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठो और इनको मेरे साथ साथ सॉल्व भी करो। चाहे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो, चाहे मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि यार समझ तो आ गया, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ देखो मैंने किया ना आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपकी वो समझ जो है ना मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप एग्जाम में तो लिख नहीं पाओगे। बिकॉज एग्जाम में वही चीज काम आती है बेटा जो आपने खुद लिखकर प्रैक्टिस करी हो, समझी हुई चीज काम नहीं आती है। फिर आप जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां कहां गलती कर रहे हो, आपको लिखने में कितना टाइम लग रहा है, और ये सारी चीजें एग्जाम में मैटर करती हैं। तो सिर्फ देख के मत सीखो, साथ साथ प्रैक्टिस भी करो अगर आप अच्छे से फायदा उठाना चाहते हो मेरे वीडियोस का तो। ठीक, और अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स का ये जो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ इनका पीडीएफ चाहिए तो आप मनदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल और मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप, ये दोनों ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लो, ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जितना भी मेरा मटेरियल रहता है, जो मैं यहाँ पर वीडियोस पढ़ाता हूँ, वीडियोस में पढ़ाता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, वर्कशीट है, नोट्स है, फॉर्मूला शीट्स हैं, वो आपको इन्हीं दोनों जगहों पर मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इनको ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट कर लो, क्योंकि आपकी क्लास 12th और क्लास 11th की फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए ये दोनों सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शुरू कर देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर में जिस पे न्यूमेरिकल आ सकता है वो कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा वीडियो को पॉज कर लो, अभी मत पॉज करो, पहले मेरी बात सुन लो कि भाई ये जितने भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं आपकी डिमांड के ऊपर बनाए जा रहे हैं। बच्चों ने मैसेज करके कहा कि सर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ले आओ, डेरिवेशंस ले आओ, फॉर्मूला शीट्स ले आओ, तो उस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आपकी जो भी डिमांड है, जो भी आप मेरे से शेयर करना चाहते हो, इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेशन में लिख दो और उसके बेसिस पर आगे एक्शन लिया जाएगा। मतलब वीडियोस बनाए जाएंगे और मैं एक्शन क्या ले सकता हूं। जो भी आपकी डिमांड है कि आपको फॉर्मूला चाहिए या और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, जो भी है, या फिर कुछ और अगर कुछ भी नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके एक छोटा सा थैंक यू नोट भी छोड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं। नहीं लगता तो कोई बात नहीं, झूठ मत लिखना, ठीक है। सो हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ओके, तो जो पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर जिसपे न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है उसके बेसिस पे आपको कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है। देखो, अब मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो पढ़ाने वाला नहीं हूं यहां पे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता और आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स देखने आ गए हो कि भाई न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, चलो न्यूमेरिकल देखने चले, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको पहले वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आपको ये चैप्टर कच्चा पक्का भी है, चलो मैं ये कह देता हूं 60-70% आपको लगता है कि ये चैप्टर आपको आता है, तो भी आप इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ जाओगे। लेकिन अगर आपको आता ही नहीं है चैप्टर, आपको पता ही नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, तो फिर आप इसको बंद कर दो, वीडियो को अभी खटक करके बंद कर दो। खटक की आवाज नहीं आएगी, बंद कर दो और आप पहले चैप्टर समझ लो जाके। उस पर भी मैंने वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप पहले चैप्टर को समझ लो, उसके बाद न्यूमेरिकल कर लेना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही मल्टीपल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स तो होते हैं बट दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, और किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं।
तो अगर एक बॉडी चार्ज होती जाएगी मतलब ए बॉडी से बी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस पे जो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स में ही बढ़ेगा, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो भी इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के मल्टीपल में ही बढ़ेगा ना, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स बचते जा रहे हैं और एक प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, बट मैं रिवाइज नहीं कराने वाला हूं कॉन्सेप्ट इस वीडियो में। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है Q, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। तो अगर ये डायरेक्ट इस इक्वेशन पे क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा बन जाएगा, तो उसको कुछ कहानी देनी पड़ेगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे थोड़ा सा भी बड़ा अगर उनको क्वेश्चन बनाना होता है तो वो बनाते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, क्योंकि चार्ज निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ एटम्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स। तो इस कॉन्सेप्ट में वो आपको उलझा सकता है। अब केमिस्ट्री का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके लिए। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक वाटर के कप में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहां पे ये दिया नहीं हुआ है कि कप का वॉल्यूम कितना है, कि कप में कितना पानी है, बट वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वो यही तो जानना चाह रहा है कि यार जितना मर्जी मान लो, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि अगर क्वांटिटी दे दी जाए तो तुम उसमें चार्ज निकाल सकते हो। वो यही तो तुमसे पूछना चाह रहा है या यही तो सिखाना चाह रहा है। तो हम मान लें कि जो कप का वॉल्यूम है, ये रहा हमारा कप, और इस कप का जो वॉल्यूम है, मान लो टिपिकली कप का जो वॉल्यूम होता है वो 250 ml होता है। तो मान लेते हैं कप में 250 ml वाटर है, ठीक है, पानी है। और लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ताकि हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल पाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल पाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें मास चाहिए होगा, मास, और ये है वॉल्यूम। तो जो मास और वॉल्यूम को रिलेट करती है क्वांटिटी, वो होती है डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मोल। तो वाटर का मास कितना हुआ, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। भाई अगर 1 ग्राम पर मोल कहां से आ गया, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, तो 1 ml पानी का जो मास है वो 1 ग्राम होता है। तो 250 ml पानी का मास जो है वो 250 ग्राम होगा, 250 ग्राम। मतलब सिंपल सी बात है यार, वाटर का जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में, वही उसका मास है ग्राम में। तो जो मास है कप में वाटर का वो 250 ग्राम है, ठीक है। तो अब आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहां पे मैं लगभग 20 आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हो और डिटेल में जानना चाहते हो चीजों को, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एग्जाम्पलर का, पास्ट ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो, तो आप मेरा लाइव कोर्स भी ले सकते हो मनदीप एजुकेशन एकेडमी पे। उन लाइव कोर्सेज की पूरी डिटेल है। 2499 में आप मेरे से पूरा साल लाइव पढ़ सकते हो। क्लास में बहुत ही कम बच्चे रहेंगे, डायरेक्ट आप डाउट पूछ सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है, माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास लाइव क्लासेस अटेंड करने का टाइम नहीं है तो 549 में, सिर्फ 549 में आप मेरा पूरा कोर्स, जो भी मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं, उनकी रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो। ये सारे कोर्सेज मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर हैं। वहां पे चैट का फीचर भी रहता है जिससे मेरे से आप बात भी कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है इन कोर्सेज से रिलेटेड। तो इन कोर्सेज में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वाले में, लाइव वाले में तो लाइव पढ़ ही सकते हो मेरे साथ। तो मेरे लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी 549 में, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगी, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह और बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। और अभी पूरा साल बहुत सारा मटेरियल मैंने इकट्ठा किया हुआ है, वो सारा मैं इसमें डालता जाऊंगा, वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पे बहुत ज्यादा प्राइस का बर्डन मैं नहीं डालना चाहता हूं, बट सिर्फ इतने ही रुपए में आप मेरे से बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिटेल में पूरा साल समझ सकते हो एक एक चीज। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास हो गया 250, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर इज 18, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गई है। अब नंबर ऑफ मोल्स से आप निकाल लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, भाई हमें तो चार्ज चाहिए ना, तो हम ये निकालें कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1,
तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 में 2 हो गए। ऑक्सीजन का होता है 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हैं? 10। तो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखो क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक कप के अंदर जो पानी है उसमें कितना टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। भाई वाटर तो न्यूट्रल है, तो वाटर में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो चार्ज जानना चाह रहा है कि कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में 10 हैं और टोटल इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 से इसको मल्टीप्लाई करें, 250 बाय 18 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10, तो वो सीधा 10 रेज टू पावर 24 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? अब ये आ गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 रेज पर -19 चार्ज होता है, तो इसको आपने कर देना है उससे मल्टीप्लाई। तो 250 बाय 18 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to power -19 coulomb, and this will be the final answer, which is 1.33 into 10 raised to power -7 coulomb. So this is the total positive or negative charge in a cup of water containing 250 ml of water. समझ में आया? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे इस तरह का क्वेश्चन बनाकर आपको दिया जा सकता है। आगे बढ़े दूसरे, अब तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो छोटा सा टॉपिक था। अब कूलम लॉ पे 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, जरा देखें। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज -q इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q इन सर्कल। यहां पर हमारे पास एक सर्कल में एक चार्ज जिसका है चार्ज -q1, वो घूम रहा है एक दूसरे चार्ज के अराउंड, ये दूसरा चार्ज +q2 है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है और ये घूम रहा है इसके अराउंड, ठीक। और जो रेडियस है वो है r, जो रेडियस है ये रेडियस है, और ये रेडियस क्या है? ये रेडियस है r। तो प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज -q1 अबाउट +q2 इज गिवन बाय दिस। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो निकालना है। तो कूलम लॉ का इस तरीके से क्वेश्चन आए सर्कुलर मोशन का, तो आप सिंपल समझ जाना कि ये जो बॉडी घूम रही है, इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है? इन दोनों के बीच की जो कूलम्बिक अट्रैक्शन है उसकी वजह से। तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। तो यहां से अपन निकालेंगे जो भी हमको पूछा है। हमको पूछा है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड t तो इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी नहीं आ रहा। पहले तो इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब v² की वैल्यू आ गई, m को उधर ले गए, क्योंकि यार टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड मास से तो कहीं भी रिलेटेड नहीं होगा, वेलोसिटी से रिलेटेड होगा। तो अगर हम लोग वेलोसिटी निकाल लें तो हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक। मास को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, एंड सिंस वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो टाइम पीरियड यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। v² की जगह हमने रखा 2 पाई r बाय t का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r इंटू
m, ठीक, और सॉल्व करो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय t स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r into m. Now finally you can find the value of t square. t square जो होगा आप t square को उधर रखो, बाकी सब कुछ इधर ले जाओ, और t square जो है उधर जाएगा तो उसका रूट हो जाएगा, तो इधर जो भी वैल्यू आएगी वो हम लिख देते हैं क्योंकि फाइनल वैल्यू अब वही आएगी हमारी। तो t होगा अंडर रूट यही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 इंटू 4 16, पाई का हो जाएगा क्यूब, एप्सिलॉन नॉट आएगा, आर का हो जाएगा क्यूब, एम एक ऊपर आएगा, Q1 Q2 नीचे आएगा, तो सिंपली अपने को वो वैल्यू मिल जाएगी 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। ठीक, समझ में आया? ओके, सॉरी। नेक्स्ट, हाँ, अब ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जरा पहले तो वो सीख लो। अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक, दो मेटेलिक बॉडीज हैं हमारे पास, ये एक मेटेलिक बॉडी है और ये दूसरी मेटेलिक बॉडी है, इस वाली पे चार्ज है Q1, इस वाली बॉडी पे चार्ज है Q1 और इस वाली बॉडी पे चार्ज है Q2। अगर आप इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाओगे तो इमीडिएटली दोनों पे चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। जब भी दो मेटल बॉडीज कांटेक्ट में लाई जाती हैं, इस पे चार्ज है Q1, इस पे Q2 है, आप कांटेक्ट में लाए और आपने अलग कर दिया, कांटेक्ट में लाते ही दोनों पे कितना चार्ज हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाय 2। ये आप कांटेक्ट में ले आए तो इन दोनों पे चार्ज हो जाएगा, इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 और इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस पे बेस 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में, उसी में से एक क्वेश्चन रहा ये, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B repel each other with a force of 2 into 10 raised to power -5 न्यूटन। ठीक है, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं A एंड B, दोनों पे चार्ज भी इक्वल है और वो दोनों एक दूसरे को इतनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। मान लो यही वो दोनों स्फीयर्स हैं और दोनों पे अब आइडेंटिकल बना लेते हैं, जरा इसको हटा देते हैं और यहाँ का इसका एक क्लोन भाई निकाल लेते हैं, ये एक है और ये दूसरा है और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहा होगा, लेट द डिस्टेंस बी r। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लें r। ठीक, इस पे हम चार्ज ले लें Q, आइडेंटिकल चार्ज है तो Q1 Q2 नहीं ले सकते, इस पे भी चार्ज ले लें Q। ये आपका मेटल स्फीयर A है, ये आपका मेटल स्फीयर B है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने क्या ले लिया? r। अ थर्ड आइडेंटिकल, फिर एक तीसरा स्फीयर लिया, पता नहीं इतने ला कहां से रहे हैं, एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर इज C इज टच्ड टू A। एक तीसरा स्फीयर लिया और ये C, ये टच किया यहां पे। अब आप सोचो, ये वाला अनचार्ज था यानी इस पे चार्ज था 0, जब इसको मैंने यहां पे टच किया तो टच करते ही दोनों पे कितना चार्ज हो जाएगा? Q1 यानी Q, Q2 यानी 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों पे चार्ज हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2। तो इस पे भी चार्ज हो गया Q बाय 2 और इस पे भी चार्ज हो गया Q बाय 2 एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। और फिर मिड पॉइंट पे रख दिया इसको हमने, A और B के मिड पॉइंट पे रख दिया। अब देखो A और B में इनिशियली कितनी फोर्स थी जब C नहीं लाया गया था? A और B में इनिशियली फोर्स थी K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। A और B में इनिशियली इतनी फोर्स थी जब C नहीं लाया गया था, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हमने मिड में लाके रख दिया, इस पे भी चार्ज है Q बाय 2 और इस पे भी रह गया Q बाय 2। सो आगे पढ़ते हैं।
और ये यही वाली फोर्स तो है ना, इनिशियली इन पे कितनी फोर्स थी, यही तो अपने को दी हुई है, तो ये वाली फोर्स कितनी है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 न्यूटन इन पे फोर्स थी। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। अब सी पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाली जाए, अब यहां पे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म यूज करते हैं बुक वाले, विच इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख के ही बच्चे को लगता है पता नहीं क्या भला है, तो अपन वो टर्म नहीं यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर कोई बॉडी रखी है, एक चार्ज रखा है और उसके आसपास कई चार्जेस रखे हैं, तो इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी वो जो बाकी सारे चार्जेस लगा रहे हैं उन सारी फोर्सेस का वेक्टर रिजल्टेंट होगी। और जिसको वेक्टर्स आता है, जिसको फिजिक्स के फंडामेंटल्स आते हैं, उसको ये बात ऑब्वियसली पता ही होगी यार, उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज करने की क्या जरूरत है। मैं क्या कह रहा हूं, देखो यहां पे अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, उसको इधर धक्का मारेगा, देसी लैंग्वेज में बिल्कुल, ये इसको इधर धक्का मारेगा। ये क्या करेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, बट इसका धक्का थोड़ा बड़ा होगा भाई, उसका धक्का बड़ा होगा क्योंकि ये तो Q/2 है, वो Q है, वो ज्यादा है चार्ज, तो ये उसको रिपेल करेगा इधर ज्यादा, ये उसको रिपेल करेगा इधर कम। तो नेट फोर्स जो होगी सी पे, आप सोचो आपको कोई इधर से भी खींच रहा हो, उधर से भी खींच रहा हो, बट इधर से ज्यादा खींच रहा हो, तो आप किधर जाओगे, आप तो इधर ही जाओगे ना। तो जो नेट फोर्स होगी सी पे वो इस तरफ होगी, और वो इन दोनों फोर्सेस का सबट्रैक्शन होगी। ये वाली जो फोर्स है इधर, इसका मैं नाम दे दूं F2, और ये जो A इसको खींच रहा है, इस फोर्स का मैं नाम दे दूं F1। तो जो नेट फोर्स होगी F, वो क्या होगी F1 माइनस F2। अच्छा F1 क्या होगा, F1 फोर्स है इन दोनों के बीच की फोर्स, F1 है, अच्छा ये वाली जो फोर्स है F1 है इन दोनों के बीच की फोर्स, तो वो होगा K Q इंटू Q/2 डिवाइडेड बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है R/2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस F2 है इन दोनों के बीच की फोर्स K Q/2 इंटू Q/2 डिवाइडेड बाय R/2 का होल स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ गया, K कॉमन आ गया, Q स्क्वायर कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर कॉमन आ गया। R स्क्वायर भी क्या कॉमन आ गया, R/2 का स्क्वायर है दोनों में, तो नीचे 4 होगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो वो भी कॉमन आ गया। यहां पे बचेगा 1/2 माइनस यहां बचेगा 1/4, और 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4, 4 से 4 कटेगा, ये आएगा 1/4, ये 1/4 इससे कट गया, तो आंसर हमारा क्या आएगा KQ² आंसर हमारा आएगा KQ²/R²। और KQ²/R² की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 न्यूटन। देयरफॉर ये जो नेट फोर्स होगी F नेट, ओरिजिनल फोर्स को हमने F का नाम दिया था ना, तो लेट्स कॉल इट F नेट, जो C पे नेट फोर्स है, ये फोर्स हमारी कितनी हो गई, सेम। बीच में जो C रखा है उस पे भी इतनी ही फोर्स लगेगी। क्लियर? अब आ गए एक और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पे। दो चार्जेस अगर रखे हो एक लाइन में, थोड़ा सा बेसिक बताता हूं मैं आपको इसका। दो चार्जेस अगर रखे हो एक लाइन में, तो अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला रिवाइज हो गया, अपना कूलम लॉ का तो फॉर्मूला सबको ही आता होता है, तो वो रिवाइज हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में, कि जहां पर दो चार्जेस रखे होते हैं, यहां पर एक चार्ज रखा है +4e और यहां पे रखा है +e, तो ये दो चार्जेस यहां पे रखे हैं। ये दोनों चार्जेस जो हैं, ये दोनों चार्जेस a डिस्टेंस अपार्ट हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो a है। Where should a third charge Q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा होता है कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, तीसरा चार्ज कहां रखा जाए, on the line joining the two charges so that that charge is in equilibrium। तो इसके जरा कॉन्सेप्ट समझ लो।
इसके कॉन्सेप्ट समझ लो। आप सोचो, ये पूछता है कि कहां पे रखा होना चाहिए चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, यानी ये पूरी लाइन। वो ये नहीं कह रहा है कि बीच में ही रखा होना चाहिए, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सो लेट्स डिवाइड दिस रीजन इनटू 3 पार्ट्स। दिस इज रीजन 1, this is region 1, this is region 2, this is region 3। इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो चार्ज है ना वो तीनों में से कहीं भी हो सकता है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये वाले जो 2 चार्जेस हैं, जो ओरिजिनल चार्जेस रखे हुए हैं, इनके साइन क्या हैं। अगर तो इन दोनों का साइन सेम है, अगर इन दोनों का साइन सेम है तो जो तीसरा चार्ज है वो बीच वाले रीजन में आता है। क्यों? क्योंकि अब हमको एक तीसरा चार्ज रखना है Q, ठीक। तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां पे मैंने रख दिया उसको। तो ये वाला क्या करेगा, एक मिनट, ये रीजन्स में मिटा दूं, इनकी अब जरूरत नहीं है। तो यहां पे हमने चार्ज रख दिया, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और ये भी क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो अगर एक तीसरा चार्ज हम कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो, है ना, ये क्वेश्चन है कि तीसरा चार्ज हम कहां रखें कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी तो होगा अगर उस पर दोनों तरफ फोर्सेस लग रही होंगी। एक चीज उसको इधर से खींच रही होगी, दूसरी चीज इधर से खींच रही होगी, और दोनों बराबर खींच रही होंगी। तो अगर ये दोनों चार्जेस का साइन सेम है तो तीसरा चार्ज अगर आप बीच में मतलब सेंटर में नहीं, बीच वाले रीजन में अगर कहीं रखोगे तो ये उसको एक तरफ धक्का मारेगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मान लो ये दोनों तो पॉजिटिव है, ये भी मान लो पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, उसको इधर रिपेल करेगा, ये उसको उधर रिपेल करेगा, तो बीच में वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ऐसे केस में अगर आपने इधर रख दिया तो ये भी उसको रिपेल करेगा, और ये भी रिपेल, ये वाला भी रिपेल करेगा। और अगर आपने इधर रख दिया तो भी दोनों इस तरफ रिपेल करेंगे, है ना। तो मतलब अगर ये जो 2 चार्जेस दिए हैं इनका साइन सेम है तो आपको जो तीसरा चार्ज है वो बीच वाले रीजन में ही कहीं रखना है। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस का साइन अलग है, अगर इन दोनों चार्जेस का साइन अलग है, मान लो ये प्लस ई नहीं था, ये माइनस ई था। अब अगर आप तीसरा चार्ज बीच वाले रीजन में रखते हो तो ये तो उसको अट्रैक्ट करेगा और ये उसको धक्का मारेगा, तो उस पे तो दोनों फोर्सेस जो है, मान लो जो तीसरा चार्ज आपने रखा है वो पॉजिटिव है, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ये उसको रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्सेस उस पे इसी डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो दोनों फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो तीसरा वाला चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करें, अगर हम इस तीसरे चार्ज को यहां रखें, अब यहां पे ना फिजिक्स नहीं लग रहा, कहीं कॉमन सेंस लग रही है हर जगह। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, जैसे उनको लगता है यार मेरे को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई कॉमन सेंस लग रही है, फिजिक्स नहीं लग रहा है। वो रीजन ढूंढ नहीं सकते हो जहां पे चार्ज पे दोनों तरफ फोर्स लगे और इक्वल लगे, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। तो अगर वो चार्ज, अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, इधर रख के देखो, ये उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर होना चाहिए चार्ज। प्लस जो तीसरा चार्ज आप रखोगे उस पे दोनों तरफ फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है अगर वो चार्ज छोटे वाले चार्ज के ज्यादा पास हो, है ना। जैसे ये वाली सिचुएशन में ये जो चार्ज है वो उधर भी तो हो सकता था, क्योंकि उस केस में ये वाला उसको अट्रैक्ट करता और ये उसको रिपेल करता, सॉरी, तीसरे वाले चार्ज Q को ये रिपेल करता और वो अट्रैक्ट करता। बट क्योंकि वो छोटा है तो इतनी दूर उसकी फोर्स और इससे ये इतना पास है, इसकी फोर्स बराबर तो कभी नहीं होगी। तो फोर्स बराबर तभी होगी जब ये वाला चार्ज किसी भी रीजन में हो पर छोटे वाले के ज्यादा पास हो, जब ये छोटे वाले के ज्यादा पास हो। तो चीजों को समराइज करते हैं हम। अगर इन दोनों का साइन सेम हो, एक बात तो पक्की हो गई कि जो तीसरा चार्ज है अगर उसे इक्विलिब्रियम में लाना है तो वो छोटे वाले चार्ज के ज्यादा पास होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इन दोनों का साइन सेम हो तो वो बीच वाले रीजन में होगा, अगर इन दोनों का साइन अलग हो तो वो बीच वाले रीजन में नहीं होगा, होगा हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास, है ना। अब इन दोनों का साइन अलग है तो बीच वाले रीजन में नहीं होगा, तो किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि ये छोटा है। रिवाइंड करके देख लेना अगर
कोई कंफ्यूजन है तो, बट ये बहुत आसान है, कॉमन सेंस लगाना है हमको इसमें। तो यहाँ पे हमने एक जो तीसरा चार्ज रखा प्लस क्यू, वो यहाँ पे कहीं पे रखेंगे। एक तो इन दोनों का साइन सेम है तो बीच में आएगा वो, और छोटे वाले चार्ज के ज्यादा पास आएगा, तो क्यू हमने यहाँ पे लाके रख दिया। मान लेते हैं इस वाले से x डिस्टेंस पर, तो इस वाले से a माइनस x डिस्टेंस पर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या था इनके बीच में, a था। तो इस वाले पे जो नेट फोर्स है वो 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि इस पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ फोर्स क्या होगी, बराबर होगी। इसकी फोर्स जो है और इसकी फोर्स जो है वो इक्वल होगी। तो इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दो। इसमें और इसमें फोर्स क्या है, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें और इसमें फोर्स क्या है, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो K से K कटा, Q से Q कटा, E से E कटा। अब इस स्टेप के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। बट अपने को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको रूट लेना है। आप देख रहे हो यहाँ 4 है, 4 हम जानते हैं कि इसका एक स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू ही ऐसी दे रखी होती है जिनका रूट जो है आप इजीली निकाल पाओ। तो रूट कर दो, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, यहाँ 2 बचेगा, नीचे बचेगा a माइनस एक्स, यहां 1 बचेगा और यहां x बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2x इक्वल टू a माइनस एक्स, 3x इक्वल टू a, x इक्वल टू a बाय 3, x इक्वल टू a बाय 3। समझ गए? सो यहां पे x जो है वो a बाय 3 है, यानी ये वाला चार्ज E से कितने डिस्टेंस पर आएगा, a बाय 3 डिस्टेंस पे। ठीक है, समझ गए? ओके। इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें बॉडी होती तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर उस बॉडी का इक्विलिब्रियम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाए तो बॉडी अपना इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन नहीं करती। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? आप सोचो, आप इसको हल्का सा इधर शिफ्ट करके चेक करो, आप इसको हल्का सा इधर शिफ्ट करके चेक करो, यहां पर आ गया ये। तो अब इस पे किसकी रिपल्शन ज्यादा होगी? इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी, क्योंकि इसके ज्यादा पास आ गया ये, तो इसको इधर धक्का मारेगा। इसको जब ये धक्का पड़ेगा तो ये अपने मोमेंटम की वजह से इधर निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही ये इधर निकलेगा इसकी रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो वापस धक्का मारेगा। तो ये ऐसे ऐसे करने लगेगा, यानी कि ऑसिलेट करने लगेगा। कोई भी बॉडी जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है वही ऑसिलेट करती है, क्योंकि वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन को वापस अटेन करना चाहती है। वो कहती है कि यार मेरा तो, मैं इतनी अच्छी जगह पे थी, तुमने छुड़ा दिया, नहीं मैं तो वापस जाऊंगी। अब वापस जाते हुए मोमेंटम कैरी करती है तो दूसरी तरफ निकल जाती है बेचारी। वो कहती है ओ पीछे रह गई, मैं तो वापस जाऊंगी, ओ पीछे रह गई, मैं तो वापस जाऊंगी, बिकॉज इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू अटेन दैट पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये भी वैसा ही कर रहा है कुछ, तो ये अभी कहां पर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये कूलम लॉ में आपके जो कॉन्सेप्ट घुसा देगा क्लास 11th में, जो आपने टेंशन वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको भी जरा सीख लो। सीख लो। क्या कह रहा है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम are suspended from a point by insulating threads each L meter long। देखो दो आइडेंटिकल स्फीयर्स ना यहां से हमने टांग दिए, दोनों जो हैं L मीटर लॉन्ग हैं और दोनों सिमिलरली चार्ज्ड है। तो जब तो आप एक ही जगह से धागे से दो ऐसे मेटालिक स्फीयर टांग दोगे तो वो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ऐसे दूर खिसक जाएंगे। ठीक है, और जब वो दूर खिसक जाएंगे तो वो आ गए इक्विलिब्रियम में।
मान लो जब वो इक्विलिब्रियम में आए तो ये कंडीशन कुछ ऐसी थी, वो कह रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो थीटा वो एंगल है जो दोनों वर्टिकल से बना रहे हैं, दोनों थ्रेड्स जो हैं वो वर्टिकल से बना रहे हैं, ठीक है। यानी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है, थीटा, व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। अब इक्विलिब्रियम आया ही क्यों, सवाल ये है, ये एकदम दूर होते जाते तो इनको कौन रोक रहा है दूर जाने से, क्योंकि और फोर्सेस भी हैं, ठीक है। यहां पर जैसे हमारा ये स्फीयर है, तो क्या क्या फोर्सेस इस पे लगेंगी आप देखो। अब इसमें 11th के फंडे काम आएंगे। किसी भी बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है जो उसका मास होता है mg। दूसरा, थ्रेड के अलोंग टेंशन लगती है। अगर आपको ये सब फंडे में कंफ्यूजन है क्लास 11th के, यार क्लास 11 तो आती नहीं मेरे को, मैंने तो ये सब सीखा ही नहीं क्लास 11th में, तो ये सारी चीजें मैं कैसे यूज करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12 स्टार्ट होने से पहले मैंने एक ब्रिज कोर्स करवाया था। उस ब्रिज कोर्स में मैंने वो जो 10-20% टॉपिक्स है क्लास 11th के जो क्लास 12th में यूज होते हैं वो करवाए थे। वो 149 रुपीज में आपको मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पे दे दिया है। आप वहां पे जाके सिर्फ वो जो 15-20 लेक्चर्स हैं आप वो देख लो और आप सब कुछ क्लास 12th में बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगर आप रोज का एक लेक्चर भी देखोगे तो 15 दिन में आपका वो पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल क्लास 12th के लिए रेडी होगे। देखो हम फालतू में डरते रहते हैं कि यार ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। एक्शन लो, डरो नहीं, एक्शन लो। तो आप अपने लिए 15 दिन निकालो। अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्लास 11 सच में ही काफी वीक है तो आप अपने लिए 15 दिन निकालो। उन 15 दिनों में आप अच्छे से उसको करो। और यहाँ पे नोट्स वगैरह भी अभी डलेंगे, अभी सारे नहीं डले हैं, अभी कुछ दिन में इसका पूरा कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वी आर वर्किंग ऑन वेरी गुड नोट्स। तो रिकॉर्डिंग्स हैं इसमें, 1-2 लेक्चर्स अभी इसके बचे हैं क्योंकि उस वक्त मैंने मार्च में ये कोर्स कराया था, लेकिन तब मेरा रेगुलर जो बैच है वो स्टार्ट करने का टाइम आ गया था तो टाइम क्लैश हो रहा था। अब समर वेकेशंस में फिर से इसके जो 2-4 लेक्चर्स बचे हैं वो कंप्लीट होंगे, इसी में वो आपको अपलोडेड मिलेंगे। तो 99% पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं और बाकी भी खत्म हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैंने आपको वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, ये फोर्सेस कैसे लगती हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से बताए हुए ताकि आपको 12th में कोई दिक्कत ना आए। तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हो, आपका बहुत ही ज्यादा भला हो जाएगा उसके अंदर और आपको क्लास 12th जो है वो समझ में आने लगेगी, ठीक है। नहीं तो बच्चे सोचते ही रहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं है ये कैसे करना होता है। कोई बात नहीं, पता नहीं तो बताया ही हुआ, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये एक फोर्स ये हो गई। अब ये वाली फोर्स भी तो लगाओ इस पे एक तो mg लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, दूसरा ये जो है ये भी तो इसको जो धक्का मार रहा है तभी तो ये इधर गया। तो ये वाली फोर्स इधर लगी इस पे, कौन सी फोर्स, कूलम लॉ वाली फोर्स F, और ये इक्विलिब्रियम में है। यानी कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं इनकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में आया है। तो इक्विलिब्रियम में अगर ये बॉडी आ गई है तो आप क्या करोगे, इसके इक्विलिब्रियम के लिए आपने ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया। कैसे करते थे हम क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया, और ये वाली जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस में है, ये वाली जो फोर्स है वो वाई एक्सिस में है, और ये वाली जो फोर्स है वो दोनों में से कहीं पर भी नहीं है। तो उसके कंपोनेंट्स लेना जो ना एक्स में है ना वाई में है, उसके 2 कंपोनेंट्स लेना। एक कंपोनेंट ये ले लिया, एक कंपोनेंट ये ले लिया, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया हमारा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो गया t cos थीटा, और ये हो गया t sin थीटा, ठीक। तो अब ये इक्विलिब्रियम में तो मतलब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली के बराबर है, लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली के बराबर है, इक्वेशन बन गई, काम खत्म, खड़ाक। t sin थीटा शुड बी इक्वल टू f, T sin theta should be equal to F. But what is F? F is the Coulombic force.
between these two, which is 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2। अब दोनों आइडेंटिकल चार्ज है तो Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो अपने को दिया नहीं हुआ है तो अपने को निकालना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच का हम कैसे निकालें? सिंपल है फंडा। जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो दी हुई है L है, ठीक है। तो ये L है, ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा है, तो ये हो गया L साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज है L तो परपेंडिकुलर हो गया L साइन थीटा। तो L साइन थीटा, L साइन थीटा, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 2L साइन थीटा। तो 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स हो गई हमारी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो T साइन थीटा इक्वल टू दिस है ना, T साइन थीटा इक्वल टू ये Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, एक मिनट हट रहा हूं बस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरी वाली जो फोर्स है यानी कि T cos थीटा वो किसके बराबर हो गई? T cos थीटा के सामने क्या है? mg। तो T cos थीटा के सामने है mg। अब आप देखोगे कि जो चीज अपने को प्रूव करनी है, जो चीज हमको प्रूव करनी है उसमें टेंशन कहीं नहीं आ रहा है ना, T कहीं नहीं आ रहा है। तो T को हमको उड़ाना पड़ेगा। इन दोनों को डिवाइड किया, T से T कट गया तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया? टेन थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया? टेन थीटा। और ये mg चला गया ऊपर, ये क्या था? ये mg बाय 1 था तो 1 अपॉन mg। तो mg इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ऊपर मतलब इसके डिनोमिनेटर में। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। देयरफॉर बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर Q स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे। Q स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 mg, तो लिखा ही नहीं, Q स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये समझ गए? हाँ, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कुछ और क्वेश्चंस हम करें कि 3 चार्जेस दे रखे हो तो क्या करना है, 4 चार्जेस दे रखे हो तो क्या करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं वो। अब यहां पे हमको बोला है कि charges of 5 microcoulomb, 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed in air at the corners ABC. ए पे रखा है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज। मान लेते हैं ये वाला कॉर्नर है हमारा ए, तो इस पे रखा है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज। ये है बी, इस पे रखा है प्लस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज। ये है सी, इस पे रखा है माइनस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज। ये रहा अपना 5 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम बी पे एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इज केप्ट ऑन सी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी हर एक साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर।
डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए। तो ए पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? तो यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि आपने किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो आपने इंडिविजुअली सोचना है कि जो बाकी के चार्जेस हैं वो उस पर कितनी फोर्स लगाएंगे और किधर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो चार्ज है, ये इस वाले चार्ज को, ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है ना। इंडिविजुअली सोचो, अभी इसको भूल जाओ, एक एक करके सोचो। तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो फोर्स कितनी होगी? वो फोर्स होगी F1, उसको हमने नाम दिया 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2। देखो चार्ज पुट करते हुए चार्ज का साइन नहीं लगाते हम फोर्स में, क्योंकि साइन से अपने को सिर्फ डायरेक्शन पता चली फोर्स की। हमको कैसे पता चला कि ये फोर्स इस तरफ होगी? इस साइन की वजह से पता चला ना। तो साइन का काम खत्म हो गया, अब अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतना जो है वो फोर्स है। समझ में आई? इन दोनों के बीच में इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें। सो दिस विल बी 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू, बाकी तो 10 की पावर्स बची, 9 माइनस 12 -3 प्लस 4 10। सो दिस इज व्हाट? 50 बाय 25 2 18 न्यूटन। सो दिस फोर्स इज 18 न्यूटन। अब देखो, अब इसको भूल जाओ, अब दूसरे की बात करते हैं। ये क्या करेगा? उसको, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, है ना। लेकिन जो फोर्स होगी वो बराबर होगी। क्यों? ये वाली जो फोर्स है F1 और ये वाली जो फोर्स है F2, ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगी। क्यों? बिकॉज ये क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन है तो ये भी 10 ही और 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये रिपेल कर रहा है पर है तो 10 ही 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। तो ये वाली फोर्स को अगर हमने नाम दिया है F2, सो वी कैन राइट दैट F2 इज ऑल्सो 18 न्यूटन। अब सवाल है कि इनके बीच में एंगल कितना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, तीनों ही एंगल्स होंगे 60 डिग्री, और हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो क्लियरली दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो फिर आपने सीधा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल देना है। एक वेक्टर है ए, दूसरा है बी, उनका रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इनका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी उतना ही प्लस 2ab, अगेन ए और बी का स्क्वायर हो जाएगा, cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री होता है, cos 120 डिग्री होता है -1/2, cos 120 डिग्री होता है -1/2, 2 से 2 कटेगा तो 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 18 के स्क्वायर से 18 का स्क्वायर कट गया, 18 आंसर आ गया। तो ये सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दिखाया, लेकिन एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है तो उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो भी उनके बराबर ही आता है। तो अगर ये दोनों 18 थे तो आंसर भी क्या रहा? 18। तो रिजल्टेंट फोर्स इज 18। सो दिस इज हाउ वी यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये फोर्स होगी ठीक बीच में, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस हैं बराबर, तो एक फोर्स से ये कितने एंगल पे होगा? 60 डिग्री के एंगल पर होगा। एक फोर्स से ये रिजल्टेंट फोर्स कितने एंगल पर होगी? ये 60 डिग्री के एंगल। Four equal point charges each of 16 microcoulomb are placed on four corners of a square of side 0.2 मीटर। अब देखो चार वाला कर देता हूं, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस 16 माइक्रोकूलम के रख दिए हैं। 16 माइक्रोकूलम
16 माइक्रोकूलम 16 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम। साइड है इसकी 0.2 मीटर, साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 0.2 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल सा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिक सा नहीं, सिमेट्रिक ही है। तो हमें बोला है कि किसी भी एक पे फोर्स निकाल दो, बिकॉज जिस एक पे जो फोर्स होगी वही बाकियों पर भी होगी। तो किसी भी एक पे फोर्स निकालने के लिए हमको बोला गया है, तो हम निकाल दें। कौन सा अच्छा लग रहा है तुमको? इस पे निकाल दो भाई, इस पे। एक एक करके सोचो, ये क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा, है ना। एक एक करके सोचना है भाई, इस पे हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, तो एक एक करके सोचो, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा इधर, और ये क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा इधर, और बराबर फोर्स है क्योंकि दोनों चार्जेस भी बराबर हैं और दोनों का डिस्टेंस भी बराबर है। और ये क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा और इधर ठीक बीच में डायगोनल के अलोंग। तो हमें इन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। तो तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो तो दो के लिए होता है। तो तीन के लिए आप या तो ये करोगे कि दो का रिजल्टेंट निकाल के फिर उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकालोगे। ये इस क्वेश्चन में तो टेक्निक आसान है, बट जनरली ये टेक्निक मुश्किल हो जाती है। तो अपने को सिंपली क्या करना है कि जो फोर्स x में है और जो y में है उसे तो मत छेड़ो, लेकिन जो बीच में है उसके कंपोनेंट्स ले लो। फॉर एग्जांपल, पहले तो अपन इस फोर्स की वैल्यू निकालें। ये वाली फोर्स है F, तो ये भी होगी F, बट ये नहीं होगी F, बिकॉज इन दोनों में डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस वही है, पर ये वाला डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। तो F जो है वो होगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 0.2, 2⁻⁻1 का स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इसको अपन सॉल्व कर लें तो यह आएगा 436 नहीं, मतलब 4 यहां से कटा, 9 इंटू 4 36, और 16 दो बार है, तो 36 इंटू 16 है ना। एक तो यहां कटा, 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻1 -1, ठीक है। तो 36 इंटू 16 कितना हो गया, 36 इंटू 16 576, तो 57.6, दिस इज 57.6 न्यूटन। तो ये जो दूसरी वाली फोर्स होगी वो भी 57.6 न्यूटन होगी, ठीक है। ये हमको पता लग गया। अब आप एक बार एफ डैश भी निकाल लो, फिर मैं बताता हूं आगे की कहानी। आप एफ डैश भी निकाल लो, तो एफ डैश होगा के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां पर डिस्टेंस आपका लगेगा ये वाला, ये है डायगोनल। डायगोनल होता है स्क्वायर का साइड इंटू √2, तो 0.2 √2 का स्क्वायर, विच इज 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻3 ये बचेगा, और 10⁻+2 यहां से आएगा, -3 + 2 10⁻⁻1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे होगा 8। तो यहां पे हमारा ये जो आएगा, ये आएगा 2, इसको काटूंगा तो यहां पे बचेगा 2, तो 18 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻1, ये था 36 इंटू 16। तो इसका आधा कर दो, इसको डिवाइडेड बाय 2 करा तो ये वाला हमारा आ जाएगा, तो 288 यानी 28.8।
28.8 न्यूटन है ये वाली फोर्स, 28.8 न्यूटन। अब आपको पकड़नी है वो वाली फोर्स जो एक्स और वाई एक्सिस में नहीं है, आपको लेनी है वो वाली फोर्स जो एक्स और वाई एक्सिस में नहीं है। ये वाली फोर्स जो है हमारी एक्स और वाई एक्सिस में नहीं है, और ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस में, इनके कंपोनेंट्स मत लो, इसके कंपोनेंट्स लो, क्योंकि ये ठीक बीच में है और ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो ये एंगल होगा 45 डिग्री और ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री। तो इसका ये कंपोनेंट होगा एफ डैश कॉस 45 और ये वाला कंपोनेंट भी होगा एफ डैश कॉस 45 या साइन 45, कुछ भी, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ठीक, अब देखो ये वाली दो फोर्सेस है एक्स डायरेक्शन में, ये वाली दो फोर्सेस है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो इनके साथ आई कैप लगा दो, इनके साथ माइनस जे कैप लगा दो, सबको ऐड कर दो। देखो वेक्टर्स की यही तो खास बात है कि अगर वेक्टर फॉर्म में हो सारे वेक्टर्स, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, सबको वेक्टर फॉर्म में बदल देना है और ऐड कर देना है, सबको वेक्टर फॉर्म में बदल देना है और डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो हम यही चालाकी करने वाले हैं यहाँ पे कि जब भी हमको दो से ज्यादा फोर्सेस हमारी बन रही हो तो हम सबको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐड कर दें बस। तो ये अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, इसीलिए हमने सबको एक्स और वाई में कर लिया, क्योंकि एक्स और वाई में हमको यूनिट वेक्टर पता है आई और जे होते हैं, इनके साथ आई लगा दो, इनके साथ माइनस जे लगा दो, इनके साथ जे लगा दो, इनके साथ माइनस आई लगा दो, तो अपनी तो दोनों फोर्सेस इधर ही हैं। तो नेट फोर्स जो है फाइनल, जिसको हम क्या नाम दें, इस फोर्स को मैं क्या नाम मेरे रब्बा, इसको यहां से हटा के थोड़ी सी जगह बनाई जाएगी, क्योंकि यहां पे आंसर लिखना ना अपने को लंबा सा, तो एफ और एफ डैश, एफ प्लस एफ डैश कॉस 45, इन दोनों के साथ लगा देंगे आई कैप, प्लस इन दोनों के साथ लगा देंगे माइनस जे कैप। तो अपन प्लस क्यों लिखे, माइनस ही लिखे, तो एफ प्लस एफ डैश कॉस 45 माइनस जे कैप। तो ये वैल्यूज यहां पुट कर दो, cos 45 की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे पूछते सर हमें तो कंपोनेंट ही नहीं पता, आपने इधर cos क्यों लिया, उधर साइन क्यों नहीं लिया। बेटा जो भी थीटा एंगल पे होता है ना वो cos वाला होता है, ये एंगल 45 है तो ये वेक्टर इंटू cos 45, ये एंगल भी 45 है तो वेक्टर इंटू cos 45, ये 30 होता तो वेक्टर इंटू cos 30, वेक्टर इंटू cos 60, क्योंकि अगर ये 30 होता तो ये 60 होता। तो सर हमने तो पढ़ा एक तरफ को cos लेते हैं दूसरी तरफ को साइन लेते हैं, तो भाई वही बात तो हो गई, ये एंगल 30 डिग्री है तो cos 30 sin 30, लेकिन sin 30 ही cos 60 भी होता है। तो जिधर का आपको एंगल पता है वो cos लगा दो बस उसकी तरफ, और अगर इधर वाला एंगल इसके साथ डालना चाहते हो, इधर वाला एंगल है पर डालना यहां चाहते हो तो साइन लगाओ, अगर यही एंगल डाल रहे हो तो cos लगाओ। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लोगे, ये एफ और एफ डैश की वैल्यूज मैंने निकाल दी है, इनको पुट कर लेना और आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, चलो मैं पुट कर देता हूं, इतना सा काम भी मैं आपके लिए कर देता हूं। 57.6 प्लस इसको 57.6 प्लस 28.8 इंटू 1/√2 आई कैप माइनस 57.6 प्लस 28.8 1/√2 जे कैप। ठीक, तो 28.8 इंटू 1/√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, तो इसको रैशनलाइज करके 2 से काट के वैल्यू डाल के आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप दो फॉर्मूले याद रखो, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज घूम रहा है
मजे ले रहा है, झूम रहा है, भाग रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगी F इक्वल टू Q इंटू E, और ये फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ये Q पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये Q नेगेटिव है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में m मास पे क्या फोर्स लगती है, mg फोर्स लगती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज पे क्या फोर्स लगेगी, QE। और दूसरा, एक चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे r डिस्टेंस पर वो होती है KQ बाय R स्क्वायर। समझ गए ना? ये तो Q किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है तो उस पर फोर्स लगेगी QE, और ये Q की जो अपनी फील्ड है उससे r डिस्टेंस पे, दैट इज KQ बाय R स्क्वायर। जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, आप उस पॉइंट पे इमेजिन करो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्वेश्चन क्या है, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज q इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। अब एक पेंडुलम बॉब है जिसपे चार्ज है q, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रेस्ट पर है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। तो ये वाला जो हमारा एक अब पेंडुलम था, यहां पे उसके बॉब पे चार्ज Q था और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, तो वो उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वजह से QE फोर्स लगेगा बॉब पे इस तरफ, और ये थोड़ा इस तरफ आके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। इक्विलिब्रियम क्यों अटेन कर लिया इसने, ऐसे अब समझाया था आपको अभी थोड़े क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पहले, क्योंकि इस पे लग रही है बाकी की फोर्सेस भी। तो एक तो इस पे फोर्स लगेगी इधर QE, एक तो इस पे फोर्स लगेगी इधर QE, दूसरा इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg, तीसरा इस पे स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स लगेगी टेंशन, और ये आया इक्विलिब्रियम में। और वही एंगल हमने निकालना है कि जब ये इक्विलिब्रियम में आया है तो वर्टिकल से इसका जो थ्रेड है वो कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल हमने निकालना है, थीटा। बस समझ में आ गई बात? तो अपनी वही इक्वेशंस बनाओ जो अभी सिखाई थी आपको। ये वाला हो गया, QE और mg के कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, QE और mg के कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसके कंपोनेंट बनाओ। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो टेंशन का ये कंपोनेंट हो गया t cos थीटा, और टेंशन का ये कंपोनेंट हो गया t sin थीटा। तो इक्विलिब्रियम है ना, तो t cos थीटा इक्वल टू mg, और t sin थीटा इक्वल टू QE। थीटा निकालना है तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, टेंशन की तो कोई जरूरत नहीं है, ना क्वेश्चन में गिवन है ना पूछी है। तो t sin थीटा बाय t cos थीटा इक्वल टू QE बाय mg, QE बाय mg। तो t से t कटा, t से t कटा, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा इक्वल टू QE बाय mg। तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया tan इनवर्स, है ना, ये tan उधर जाएगा तो थीटा हो गया tan इनवर्स QE बाय mg, थीटा हो गया tan इनवर्स QE बाय mg। सो दिस इज द एंगल दैट द थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल एंड फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। चलो टेंशन भी पूछिए, तो टेंशन हमारी क्या हो गई, टेंशन क्या हो गई, डिवाइड मत करो आप, क्योंकि डिवाइड करोगे तो टेंशन कटेगी। तो यहां से अपन क्या करें, इसको स्क्वायर और ऐड करें, तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर।
mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टी हो गया अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस QE। ठीक, क्लियर। चार्ज पार्टिकल अच्छा, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस एंड दिस मूविंग विद द वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स। ओके, अब चार्ज पार्टिकल जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो एक तो उस पर फोर्स लगती है QE, प्लस जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है V इक्वल टू यू प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, उस पर बेस्ड भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इस तरह का। तो यहां पे हमारे पास एक चार्ज है और वो चार्ज यहां पर एक रीजन है जिसमें ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियसली ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यहां पर एक पार्टिकल एंटर कर गया है ना, लिखा है ना, एक पार्टिकल एंटर कर गया इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में विच इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। अब एक पार्टिकल यहां पर एंटर कर गया ऐसे, ये पार्टिकल यहां एंटर कर गया ऐसे, यहां पे पार्टिकल ऐसे एंटर कर गया Q चार्ज का M मास का, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, और पार्टिकल का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है ना, पार्टिकल का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो ये ऐसे एंटर कर गया तो ये पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका जो पाथ रहेगा वो ऐसा रहेगा, है ना, क्योंकि इससे डिफ्लेक्ट होगा। अदरवाइज ये कैसे जाता है, ऐसे स्ट्रेट जाता, ऐसे स्ट्रेट जाता। लेकिन फील्ड की प्रेजेंस की वजह से ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल वही केस हो गया जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। तो आप एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मतलब एक ऊंचाई से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को फेंकते हो तो बॉडी ये पाथ फॉलो करती हुई जाती है। तो इस चार्ज पार्टिकल के साथ भी बिल्कुल वही वाला पाथ होगा, पैराबोलिक, जो कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जब आप प्रोजेक्टाइल फेंकते हो तो उसके साथ होता है। तो क्या क्या निकालना है, पहले तो हम लिख ले हमें क्या क्या पता है। हमें पता है इस पार्टिकल का मास, हमें पता है इस पार्टिकल का मास, इस पार्टिकल का मास है 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम मतलब 10 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम, केजी सॉरी। वेलोसिटी पता है हमें। तो अब हम दो डायरेक्शंस ले लें, ये हमारी हो गई y डायरेक्शन और ये हमारी हो गई x डायरेक्शन। तो ये जो वेलोसिटी इसकी है वो तो इस डायरेक्शन में है, तो हमें जो वेलोसिटी गिवन है ना हम उसको ax लेंगे, 1000 मीटर पर सेकेंड। और ay तो 0 है क्योंकि जब ये एंटर करा इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे परपेंडिकुलरली तो इसकी y डायरेक्शन में तो देयर वाज नो एक्सल। ए क्यों लिख रहा हूं यार मैं, वेलोसिटी है। ux है ये, ux और ये uy है जो कि 0 है, बिकॉज फिर ये लिख दिया, uy है जो कि 0 है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो थी ना वेलोसिटी, वर्टिकल में तो नहीं थी। और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0 क्योंकि इस पे जो भी फोर्स लग रही है
इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स लगती है फील्ड की डायरेक्शन में लगती है और फील्ड तो डाउनवर्ड है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है, तो जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। वाई डायरेक्शन में जो इसकी एक्सेलरेशन है, इसमें फोर्स क्या लग रही है वाई डायरेक्शन में, QE, और एक्सेलरेशन होती है फोर्स बाय मास, तो ये होगी इसकी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो वो कितना होगा, Q कितना है, इसका चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू E कितना है 1000, यानी 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास, मास है 10 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये हो गई एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि सॉल्व करके आएगा क्या, 10⁻⁻⁶ से ये कट गया, 10⁻², ये बचेगा यहां पे 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकंड इज √vx² प्लस vy², है ना। ये पार्टिकल कहीं पर भी है आफ्टर 10 सेकंड, सपोज ये यहां है, तो इस पे दो वेलोसिटीज लग रही हैं, एक vx और एक vy, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो ये होगी। vx क्या है, vx है ux प्लस axt, और ax तो 0 है, तो vx हमेशा ux के बराबर रहेगा, यानी 1000 मीटर पर सेकंड, और vy है uy प्लस ayt, uy है 0 और ay है 200 और t है 10, यानी 2000 मीटर पर सेकंड। सो v हो गया √vx², यानी 1000 का स्क्वायर, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶, और इसका स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। सो आंसर इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा √x² प्लस y², डिस्प्लेसमेंट होगा √x² प्लस y², x यानी ये, y यानी ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो x हो गया uxt प्लस हाफ axt², ax तो 0 है, तो uxt का स्क्वायर, प्लस y हो गया uyt प्लस हाफ ayt², uy 0 है, तो हाफ ayt² का होल स्क्वायर। So that is the displacement. Now let's put these values under root ux है 1000 इंटू t है 10, इसका स्क्वायर, प्लस हाफ ay कितना है 200 इंटू t² 100 का 10 का स्क्वायर 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 100 इंटू 100, ये वाला हो गया हमारा 10⁻⁴ का स्क्वायर, यानी 10⁸, प्लस ये भी हो गया हमारा 10⁻⁴ का स्क्वायर, यानी 10⁸, √2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। चार्ज की कहीं जरूरत पड़ी, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो डेटा उसके हिसाब से तो यही ठीक समझ गए। तो इस तरीके से आपको करना है। अब इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आपको 2D मोशन को किस तरीके से हैंडल करना है वो भी मैंने अपने ब्रिज कोर्स में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो वहां से सीख सकते हो, नहीं आता तो। वरना वही है कि 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे हैंडल करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए, वही चीज तो है ही। समझ में आई बात आपको? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस +4 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम इक्वल टू माइक्रोकूलम, कुछ नहीं होता भाई, -1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर इन एयर। Find the point on the line joining the charges at which the net electric field of the system is 0। अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन फील्ड में भी आ गया है
जैसा फोर्स में आया था कि यहां पर दो चार्जेस हैं, एक है हमारा +4 माइक्रोकूलम और एक है हमारा -1 माइक्रोकूलम। अब बोल रहा है कि एक तीसरा चार्ज कहां पे रखें, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस विच इज दिस लाइन सच दैट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज 0। तो ये दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। ये दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। Find the point on the line joining the charges at which the net electric field is 0। अब net electric field 0 होने का क्या मतलब है, जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हम वहां पर इमेजिन करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता, तो जहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां पर एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज, इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रखा होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। यानी जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पे रखे हुए एक टेस्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो मान लेते हैं, देखो वही रहेगा, अब इन दोनों का साइन अलग है। अगर हमारा जो चार्ज है बीच में होता इमेजिनरी चार्ज पॉजिटिव, तो ये क्या करता, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ये क्या करता, उसको रिपेल करता, तो उसमें नेट फोर्स 0 कभी भी नहीं होती। तो आपको रूल बताया था ना कि अगर इन दोनों चार्जेस का साइन डिफरेंट है तो चार्ज बीच में नहीं हो सकता तीसरा वाला, या तो इसके राइट में होगा या इसके लेफ्ट में होगा, और हमेशा छोटे वाले के पास होगा। इसका मतलब है यहां पर हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर कि नेट चार्ज पे फोर्स 0 होगी, यानी यही वो पॉइंट है P जहां पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि ये उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि ये उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। और ये E1 E2 दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो E1 इक्वल टू E2 यहां पे हमने ले लेना है। मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से x डिस्टेंस पर है, तो E1 इसकी वजह से यहां पे फील्ड क्या होगी, K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वजह से यहां पे फील्ड क्या होगी, K Q डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 + x का स्क्वायर। तो k से k कैंसिल हो गया, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, ये बचा 1/x² इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 + x का होल स्क्वायर। तो यहां पे भी देखो 4 आ रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट खोलनी नहीं है, हमने दोनों तरफ का रूट ले लेना है। तो x² का रूट हो जाएगा x, 4 का रूट हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 + x का 2 + x स्क्वायर तो हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो x आ गया 2 मीटर। यानी यही है वो यहां से पॉइंट जो है जिसकी दूरी 2 मीटर होगी, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां पर कि 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके तीनों पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही कि हर एक चार्ज की वहां पे इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर हम सबका रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2, अच्छा 2 चार्जेस हैं, Q1 Q2, इनकी वैल्यूज दी हुई हैं और 0.1 मीटर अपार्ट है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B एंड C। पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट A है इनका मिड पॉइंट, पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो यहां से इतने डिस्टेंस पर है, और पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो यहां से इतने डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये चार्ज क्या है, Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q1 जो है वो है 10 की पावर -8 कूलम, और Q2 जो है वो नेगेटिव है, -10 की पावर -8 कूलम। तो मुझे यहाँ पे सेंटर पे निकालनी है, मिड पॉइंट पे फोर्स। तो मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या करता, उसको रिपेल करता, तो वो इधर जाता, और ये क्या करता, ये अट्रैक्ट करता, तो इसकी वजह से भी वो इधर ही जाता। तो ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी। प्लस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 ले लो, प्लस E2 दूसरे वाले की ले लो। इस E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, इस E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है और ये पॉइंट इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा सेम। तो इसको हम 2E1 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू E1 के Q बाय R, R क्या है 5 इंटू 10 की पावर -2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है। तो ये हो गया हमारा 18/25 इंटू 10 की पावर 5, 18 बाय तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पॉइंट ए पे, यानी इन दोनों के मिड पॉइंट पे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये क्या करेगा, यहां पे जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आप इमेजिन करो कि वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव, यहां पे एक इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये क्या करेगा, उस इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। बट ये दूर है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो वीक होगी और रिपल्शन वाली स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे नेट फील्ड होगी दिस माइनस दिस, और इस तरफ होगी नेट फील्ड। नेट फील्ड जो है वो इस तरफ होगी, ठीक है, नेट फील्ड इस तरफ होगी। मान लेते हैं ये वाली फील्ड है E1, और इसकी वजह से जो फील्ड है यानी इस तरफ ये वाली फील्ड है E2, तो नेट फील्ड होगी E1 माइनस E2। तो जब आप E1 E2 फॉर्मूला लगाओगे KQ, E1 यानी इसकी वजह से, तो डिस्टेंस आप रखोगे 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर KQ बाय R स्क्वायर माइनस KQ बाय, इसकी वजह से जब यहां पर फील्ड निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, देखो ये हो गया 0.1 प्लस 0.05 यानी कि 0.15 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा KQ कॉमन आ गया, तो K है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, Q है 10 की पावर -8, नीचे से 10 की पावर -2 इसको भी कर दूंगा ना, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 कर दूंगा, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर -4 नीचे कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर -4 नीचे कॉमन आएगा, यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25 बचेगा, यहाँ पर 1/5 इंटू 10 की पावर 2, ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो 5 इंटू 10 की पावर 2, 15 इंटू 10 की पावर -2, 15 इंटू 10 की पावर -2, 15 इंटू 10 की पावर -2 ना, तो डिस्टेंस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। सो दिस विल बी 9 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा 5, नीचे 25 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1/9। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लिया, 9 से 9 कटा, 9 - 1 8, तो 8/25 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन
पर कूलम। समझ में आ गया? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। अब आता है तीसरा, इसको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है ना, कैलकुलेशन क्या करनी। तीसरा पॉइंट है ये, खुद कर लेना आप। तीसरा पॉइंट है ये, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों का जो नेट फील्ड होगा रिजल्टेंट वो इस तरफ होगा। तो आप ये वाली फील्ड निकाल लो के क्यू बाय आर स्क्वायर, आप ये वाली फील्ड निकाल लो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल तो अपने को नहीं पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। तो सिंपली आप क्या करो, जो आपने डाइपोल वाले डेरिवेशन में किया था, जैसे ये वाला एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा, ऐसे z बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा, ये थीटा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, तो ये E1 E2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों का कंपोनेंट ये हो गया E cos थीटा दोनों का, तो 2E cos थीटा इधर हो गया, और इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट और इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो द आंसर इज 2E cos थीटा। तो 2E is 9 into 10 raised to power 9 K क्यूब बाय आर स्क्वायर। ये आर कितना है 0.1 यानी 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी 1/2, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे आ जाएगी। क्लियर? थोड़ा सा ठीक से इसको मैं लिख देता हूं, राइटिंग तो मेरी वैसे ऐसी ही है, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चंस पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर आपके तीन डेरिवेशंस थे। एक तो आपका डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, उस पे डेरिवेशन पे, वो डेरिवेशन ज्यादा आता है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं उस पार्ट पे। दूसरा था इक्वेटोरियल लाइन, न्यूमेरिकल्स कम आने का मतलब ये है, अब डाइपोल पे अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, तो आप वहां पर ये मत सोचना कि फॉर्मूला भूल गए क्या करें। भाई डाइपोल के जो क्वेश्चन है वो जनरल क्वेश्चन ही तो है ना। डाइपोल के जो डेरिवेशन है वो क्या है कि दो चार्जेस दे रखे हैं और एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो क्या है, वो तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन है। अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया वो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकाली, तो हमने कहां डाइपोल वाला फॉर्मूला यूज किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन तो डायरेक्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हो जाएंगे। फिर बचता है टॉर्क। तो एक डाइपोल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पे टॉर्क लगता है Pe sin थीटा, वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, E इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा जो है P और E के बीच का एंगल है। तो थीटा यहां पे दे रखा है अपने को 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10 की पावर 4। एक्सपीरियंस है टॉर्क ऑफ, टॉर्क दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर -26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉर्क का वो फॉर्मूला लगा दो, तो टॉर्क की जगह लिख देना है 9 इंटू 10 रेज टू पावर -26 इक्वल टू P हमने निकालना है इंटू E, 10 की पावर 4 इंटू साइन 30 डिग्री, बिकॉज एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2, तो P इंटू 10 की पावर 4 इंटू 1/2, 9 इंटू 10 की पावर -26, तो P हो गया 18 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। 18 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर।
तो ये है तो छोटा सा फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो आप याद रखो छोटा सा क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक या 2 नंबर का फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे। फ्लक्स के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फाई, वो है अगर एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, दैट इज ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, सो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। A uniform electric field E of 3000 न्यूटन पर कूलम। यहां पे ना अच्छा वो मैंने मिस कर दिया, आई कैप था क्वेश्चन में, क्या था आई कैप, ताकि अपने को यहां से डायरेक्शन पता चले इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पे वैसे भी वेक्टर साइन लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये वेक्टर फॉर्म में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने क्वेश्चन में दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 3000 न्यूटन, आई कैप यहां भी मिस कर दिया, आई कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। अब यहां पे क्या है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस में है, और एक स्क्वायर हमने इस तरीके से रखा, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो जो स्क्वायर हमने रखा वो स्क्वायर हमने ऐसे रखा कि दैट स्क्वायर इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, है ना, ऐसे रखा। और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और आप जानते हो कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, तो एरिया वेक्टर भी हुआ इस तरफ। अगर ऐसे रखा हुआ है मैंने वाईजेड प्लेन में एरिया को, तो एरिया वेक्टर हुआ इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। या फिर हम सीधा सीधा एरिया वेक्टर को भी वेक्टर फॉर्म में लें, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, विच इज 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। और किस तरफ हो गया ये, एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसको हम लिख सकते हैं आई कैप की फॉर्म में। तो एरिया इज दिस, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज ई डॉट ए, ई डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको आई के कोएफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना होता है, जे के कोएफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना होता है, और के कोएफिशिएंट को के से। तो यहां पे तो सिर्फ आई है, तो 3000 इंटू 10 की पावर -2, 3000 इंटू 10 की पावर -2। फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स होता है ई इंटू ए, ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। सो आंसर इज 30 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ए पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट का देखते हैं। द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब क्या दिया हुआ है कि जो इस स्क्वायर के प्लेन का नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये जो हमारा स्क्वायर है ये ऐसे रखा हुआ है, हमारा ये जो स्क्वायर है ये ऐसे रखा हुआ है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है, कैसे बताऊं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये स्क्वायर है, तो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। तो ये ऐसे रखा हुआ है सच दैट इसका जो नॉर्मल है, प्लेन से जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, ये वाला जो है ना, दैट इज द नॉर्मल टू द प्लेन विच इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। समझे, ऐसे रखा हुआ है ये ऐसे रखा हुआ ऐसे एक्स एक्सिस में, तो आपको तो सिर्फ इसकी ये वाली साइड ही दिखाई देगी ना,
तो वो वाली साइड मैंने दिखाई है। तो नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सो नाउ फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है E का मैग्नीट्यूड विच इज 3000, A का मैग्नीट्यूड विच इज 10⁻⁻2 इंटू कॉस थीटा विच इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर नॉर्मल की तरफ ही तो होता है, तो ये एरिया वेक्टर हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो इंटू कॉस 60, cos 60 होता है 1/2, सो 30/2 आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यानी फ्लक्स जो है वो क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा, फ्लक्स जो है वो आधा रह जाएगा। गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ क्या कहता है कि गॉस लॉ कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है कंटेनिंग सम वॉल्यूम, मतलब 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है और उसके अंदर एक चार्ज है Q, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0। कोई भी शेप का सरफेस है, कोई भी साइज का सरफेस है, उसने अपने अंदर Q चार्ज जो है वो समाया हुआ है, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 होगा, चाहे उस सरफेस की कुछ भी शेप हो, चाहे उस सरफेस का कुछ भी साइज हो। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमको गॉसियन सरफेस खुद ड्रॉ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक क्वेश्चन दिया है कि यहां पे एक क्वेश्चन दिया है कि अ चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस, सॉरी सेंटर, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए अगर तो ये Q इस सरफेस के अंदर होता तो पूरे सरफेस से जो फ्लक्स होता वो Q/ε0 होता, पर ये चार्ज इसके अंदर तो नहीं है ना पूरा, इससे कुछ फ्लक्स निकलेगा ऐसे, वो तो इस सरफेस के थ्रू पास होगा, लेकिन कुछ फ्लक्स निकलेगा ऊपर की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस सरफेस से पास होंगी ही नहीं। तो दिस टोटल फ्लक्स इज Q/ε0, तो ऑब्वियसली पूरा Q/ε0 इज नॉट पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम बनाते हैं एक गॉसियन सरफेस, हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ अपने वीडियो लेक्चर्स में। एक ऐसा गॉसियन सरफेस हमने यहां पे बनाया, ये हेमिस्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और इमेजिन करो कि ये नीचे वाला हेमिस्फेयर उस ऊपर वाले हेमिस्फेयर से पूरी तरह से ढक गया। अब ये जो चार्ज है ये पूरे इस इमेजिनरी स्फेयर के अंदर आ गया, तो अब इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0। अब इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा φE, वो होगा Q/ε0, और क्योंकि अब ये Q तो इसके अंदर आ गया ना पूरा, तो ये φ' ले लो या φ टोटल। देयरफॉर जो हमें फ्लक्स निकालना है आधे के थ्रू कितना होगा, जब पूरे के थ्रू Q/ε0 है तो आधे के थ्रू होगा इसका हाफ, तो Q/2ε0, ये समझ में आ गया। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है सिलेंडर के और ब्ला ब्ला ब्ला। चल भाई हैंग होना बंद कर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर Ex इक्वल टू α√x। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दी हुई है Ex, यानी x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज α√x। अल्फा की वैल्यू अपने को दी हुई है 800 है, और Ey जो है वो 0 है, और Ez जो है वो भी 0 है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस में है, ई। तो कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम ए 0.1। तो यहां पर एक क्यूब रखा है, यहां से 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर, और इसकी साइड भी 0.1 है, हमें इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, तो हमने 6 के 6 फेसेस का टोटल फ्लक्स निकाल के सिंपली ऐड कर देना है, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है। बट इन 6 फेसेस में से 4 फेसेस का फ्लक्स तो 0 होगा। कैसे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुसेंगी इसमें अंदर, और यहां से बाहर निकल जाएंगी। है ना? तो यहां से फ्लक्स एंटर कर रहा है, इस वाले फेस से, इस वाले फेस से फ्लक्स एंटर कर रहा है, और इस वाले फेस से फ्लक्स लीव कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे सीधा सीधा जाके ऐसे मुड़ तो जाएंगी नहीं, या इधर मुड़ नहीं जाएंगी। तो इस वाले फेस से, पीछे वाले फेस से, ऊपर वाले फेस से, नीचे वाले फेस से, देयर विल बी नो फ्लक्स, राइट, देयर विल बी नो फ्लक्स। तो फ्लक्स होगा केवल इससे और इससे, इन दोनों का अपन निकाल के फ्लक्स जो है वो ऐड करेंगे। अब एरिया वेक्टर किधर है, 3 डायमेंशनल फिगर में एरिया वेक्टर इज हमेशा बाहर की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर है इधर, इसका एरिया वेक्टर रहेगा इधर, यानी कि इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 डिग्री एंगल है, और इसके लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल है। तो दोनों का फ्लक्स ऐड करें, टोटल फ्लक्स बैठेगा। सबसे पहले इस वाले फेस का फ्लक्स निकालते हैं, E इंटू, अच्छा E है अल्फा रूट एक्स, अल्फा है 800 और रूट एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, एक्स पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें वहां तक का एक्स डालना पड़ेगा। यहां तक का जो एक्स है वो ए है, यानी 0.1 है, तो ये हो गई यहां पे E इंटू ए, इस वाले फेस का एरिया 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड है 0.1, इंटू कॉस 180 डिग्री, प्लस अल्फा, यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0.1 प्लस 0.1, यहां तक का एक्स क्या है भाई, यहां तक का एक्स है 2a, यानी 800 इंटू अंडर रूट 0.2 इंटू एरिया 0.1 का स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री। बस, तो क्या क्या कॉमन आ गया देखो, 0.1 होता 10 की पावर -1, उसका स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर, यानी 1/10 का स्क्वायर 1/100, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, और माइनस में बचेगा क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस होता है, ये भी कटा। 0.2 इज √2 इंटू अंडर रूट 0.1, cos 0 1 होता है, सो अंडर रूट 0.1 आ गया कॉमन, -8 प्लस √2 की वैल्यू होती है 1.414। सो ओवरऑल आंसर शुड बी, कौन सा ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो ये वाला ज्यादा, तो ओवरऑल आंसर शुड बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो ये क्या बचा 8, ओ सॉरी यहां भी तो 8 बचेगा ना, तो इंटू 8, तो 8 भी कॉमन आ गया ना, यहां भी एक 8 बचा है, तो 8 भी कॉमन आ गया, 8 कॉमन आ गया, अंडर रूट 0.1 कॉमन आ गया, यहां बचा -1, यहां बचा प्लस 1.414, सो 8 इंटू 0.1 का रूट अंडर रूट 0.1, ओ 0.1 पहले लिखना है, 0.1 का रूट इक्वल टू 0.31, 0.31 इंटू
0.414. So that will be the flux. That will be the flux, which is 8 into 0.31 into 0.414, 1.02 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में पूछा गया है द चार्ज विद इन द क्यूब। चार्ज क्या होगा, देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज पूछ रहा है इसके अंदर कितना होगा, तो चार्ज क्यू होगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स है 1.02 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सो दिस इज ऑलमोस्ट ये 1 ही है ना, तो अप्रोक्सीमेटली ये यही रहेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे लीनियरली चार्ज्ड वायर है ना एक, पहली एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। लीनियरली चार्ज्ड वायर है तो इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा हो गई इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि इस वायर के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस वायर के अराउंड, वायर बना लें फिर से एक बारी, इस वायर के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अराउंड, ठीक है, ऐसे पाथ में इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन रहा ये, सपोज ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो वो ये वायर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट सेंटर with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire। ठीक है, ये this is a plane which is perpendicular, वायर ऐसे है, प्लेन ऐसे है, तो प्लेन इज perpendicular to the wire और इसका जो रेडियस ऑफ द पाथ है वो r है। तो ये इसके अराउंड इसलिए घूम पा रहा है क्योंकि ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और वायर पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए यानी कि mv²/r, वो इसको कौन दे रहा है, इस पे जो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो, और इस पे फोर्स लग रही है QE, इसका Q है E, तो इस पे ये फोर्स लग रही है E इंटू E। तो ये इसको फोर्स मिल रही है सेंटर की तरफ, इसलिए ये इसके अराउंड घूम पा रहा है। तो E इंटू E लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब यहां से R से R कट गया, तो क्या बचा, क्या निकालना है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब यहां पे अपने पास mv² की वैल्यू तो आ ही गई है, तो हाफ mv² इक्वल टू E लैम्डा बाय, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ना, हाफ पाई एप्सिलॉन नॉट, E है लैम्डा, तो E लैम्डा बाय 4 pi epsilon naught, that is the kinetic energy. Plot a graph between kinetic energy as a function of charge density lambda।
तो हम यहां पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो लैम्डा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना काइनेटिक एनर्जी के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना होगा काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में, तो वो ग्राफ बनेगा कैसा? वो ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन। ओ भाई हट जा, ऐसा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हाँ, सरफेस चार्ज वाला भी उठा लिया मैंने। एक चार्ज्ड शीट है, उस चार्ज शीट से थोड़ी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज शीट से के अराउंड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होती है उस चार्ज शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो a charged particle having a charge of this is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density this. Find the force of attraction between the particle and the plate. तो एक प्लेट के पास एक चार्ज्ड, ये चार्ज्ड प्लेट है हमारे पास, यहां पे इसके पास हमने एक चार्ज रख दिया -2 इतने कूलम का, और ये वाली भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है जिसका सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है 4 × 10 की पावर -6, 4 × 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो क्या बोला गया है कि फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। इस पार्टिकल और इस प्लेट के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, तो ये प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस पार्टिकल और प्लेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बतानी है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F होगी QE, Q × सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना है पार्टिकल का? 2 × 10 की पावर -6। नेगेटिव नहीं लगाना, बस हम ये लिख देंगे कि फोर्स अट्रैक्टिव है। तो नेगेटिव का जो रोल है वो डायरेक्शन बताने के लिए है, मैग्नीट्यूड में नहीं है। तो दिस इनटू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी 4 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10 की पावर -12 फोर्स है, तो आएगी न्यूटन में। ठीक है, तो 2 से 2 कटा, 4 डिवाइडेड बाय 8.85 × 10 की पावर -12 से -12 कट गया, तो इतनी फोर्स होगी ना। 10 की पावर -12 से -12 कट गया, तो इतनी फोर्स होगी न्यूटन। अब ये क्या आएगा? ये 4/8 होता तो 1/2 आता, यानी 0.5। ये 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.45 न्यूटन हम इसको लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, बट आइडिया आपको लग गया हो। ठीक, A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of this distributed uniformly on its surface. तो एक spherical conductor है हमारे पास जिसपे ये चार्ज है Q, (1.6 × 10 की पावर -7 कूलम distributed uniformly over its surface. What is the electric field inside the sphere? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि ये मेटेलिक है तो E इनसाइड इज ऑलवेज 0। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब सरफेस पे पूछ रहा है,
तो इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय, स्मॉल क्यू लिया ना हमने, के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू क्यू, 1.6 इंटू 10 की पावर -7 बाय 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा हमारा 9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 144 इंटू, सही किया, यस, 10 की पावर 2 ऊपर बचेगा, -4 नीचे आएगा, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। 16 इंटू 9 इज ऑल्सो 144, तो 14.4 बाय 144, नीचे एक 10 आएगा, यानी कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम फील्ड होगी सरफेस पर। और तीसरा पॉइंट पूछ रहा है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी यहां पे पॉइंट है एक, 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वहां पे फील्ड क्या होगी, वहां पे फील्ड होगी अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर जो है वो अब आपको लेना है 18, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन 9 इंटू 1.6, 18 का स्क्वायर 324 इंटू कितना बचा, पावर वही बची 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। 9 से ये कटेगा, 9 इंटू 3 27, 54, 9 इंटू 6, तो ये हो गया हमारा 1.6 बाय 36 इंटू 10 की पावर 6। फटाफट से कर देते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट करे। 1.6 डिवाइडेड बाय 36, 0.044, तो 4.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, सरफेस पे निकालना हो, यही जनरल फॉर्मूला है। आर डिस्टेंस पे सेंटर से के क्यू बाय आर स्क्वायर फील्ड है एक स्फेरिकल शेल के लिए। फिर अगर सरफेस पे निकालना है तो वही आर डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, और जहां पर भी निकालना है वो डिस्टेंस पुट कर दो, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, 0। ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर कर दिए, फॉर्मूले सारे कवर कर दिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।